पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। इस तरह से किसी को इनकाउंटर करना ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा, शरद पवार जी को और उबाठा को बोलना पड़ेगा कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या बलात्कारियों को सजा देने वालों के साथ खड़े हैं। कल 2 एनकाउंटर की खबर आई थी। एक एनकाउंटर यूपी में हुआ था जबकि दूसरा महाराष्ट्र में। लेकिन देश के 2 बड़े राज्यों में एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासी भूचाल आया हुआ है। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। कल शाम जब बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खबर आई तो हड़कंप मच गया। पिछले महीने अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों से स्कूल के भीतर रेप का आरोप लगा था। आरोप के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में भारी बवाल हुआ था। लेकिन कल एक दूसरे मामले में पुलिस जब अक्षय शिंदे को पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो एनकाउंटर में उसकी मौत की खबर आई। अब परिवार से लेकर विपक्ष तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है और आज हम भारत की बात में आपको एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि भला एक दूसरे से मेल ना खाने वाली इन 2 तस्वीरों का आपस में क्या रिश्ता है? तो रिश्ता है बदलापुर। जो आरोपी है उनको हमारे हवाले कर दो, हम लोग देख लेंगे उसके साथ क्या करना है बस। क्रोध का ज्वालामुखी फटने की ये तस्वीरें 1 महीने पहले 20 अगस्त की हैं, जब बच्चियों से हुए यौन शोषण के खिलाफ थाने के बदलापुर स्टेशन पर 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकल ट्रेन की आवाजाही ठप कर दी गई थी। ये प्रदर्शन बदलापुर रेप कांड में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ था। आरोप 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे पर लगा था, जिसने स्कूल के भीतर 3 और 4 साल की 2 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था। और सोमवार शाम को जब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई तो बदलापुर में पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया। कहीं आतिशबाजी की जा रही थी तो कहीं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन एनकाउंटर पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मामला दबाने के लिए एनकाउंटर किया गया? जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। शिंदे सरकार बनाम विपक्ष के बीच एनकाउंटर को लेकर कैसी रार छिड़ी है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सोमवार शाम को ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वैन के भीतर गोली चलने की नौबत आ गई थी। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा था जब महाराष्ट्र की तालोजा सेंट्रल जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वैन ठाणे शहर के लिए रवाना हुई थी। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो वही गाड़ी है जिस गाड़ी से अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले जाया जा रहा था। ये वही गाड़ी है जिसकी अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अंदर टॉर्च की मदद से बारीकी से एक एक कोना देखा जा रहा है, खून के धब्बे देखे जा रहे हैं। ठीक ऐसी ही पुलिस वैन में आरोपी अक्षय शिंदे 2 पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था।
बदलापुर कांड के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर करने वाले क्राइम ब्रांच के अधिकारी संजय शिंदे ने बताया कि रास्ते में अक्षय गाली गलौज करने लगा था, जिसे शांत करने के लिए गाड़ी रुकवाई गई और अक्षय शिंदे को शांत करने की मकसद से संजय शिंदे पुलिस वैन में पीछे जाकर बैठ गए। पुलिस वैन को सेंट्रल जेल से रवाना हुए करीब 45 मिनट हो चुके थे। शाम के 6:15 बजे का वक्त हो चुका था और इसी वक्त अक्षय शिंदे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से पिस्तौल खींचने की कोशिश करने लगता है। हाथापाई में नीलेश मोरे की पिस्तौल लोड हो गई और एक गोली एपीआई नीलेश मोरे की बाई जांघ में जा लगी और वो गिर गए। इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले आया जा रहा था और मैं आपको अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये ऐसी ही कुछ सीटिंग अरेंजमेंट होती है जिसमें आरोपियों को बिठाया जाता है। इस तरफ एक तरफ पुलिस बैठती है और एक तरफ आरोपी बैठते हैं। अक्षय शिंदे भी एक तरफ बैठा हुआ था। तो देखिए ये नज़ारा कुछ इसी तरह का होता है। इस गाड़ी में से आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आरोपी अक्षय शिंदे के हाथ में नीलेश मोरे की पिस्तौल आ चुकी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अक्षय चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसके बाद अक्षय 2 और फायर करता है, लेकिन दोनों बार गोली मिसफायर होती है और फिर संजय शिंदे के मुताबिक अपनी और अपने साथी पुलिस वालों की जान बचाने के लिए वो अक्षय शिंदे पर गोली चलाते हैं। गोली लगते ही अक्षय शिंदे गिर जाता है। आपको दिखा दें कि इसी टेंट में अक्षय शिंदे को जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था वो गाड़ी यहाँ पर लाकर रखी गई है। पूरी तरह से इलाका कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ। देख सकते हैं कि पुलिस भी लोगों को रोक रही है कि लोग यहाँ पर न जाएं और इस पूरे इलाके को सिक्योर कर रखा हुआ है। हर किसी को रोका जा रहा है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं। पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। जिस जगह ये घटना घटी ये मुमरा बाईपास रोड है जहाँ पे अक्षय शिंदे की इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। अक्षय को तलोजा जेल से थाना लेते जाते वक्त इसी मुमरा बाईपास रोड पर अक्षय ने पुलिस की गाड़ियों में से एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जवाबी उत्तर देते वक्त पुलिस की फायरिंग में अक्षय की मौत हो चुकी है। अक्षय शिंदे को छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। आरोपी अक्षय का परिवार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोग पैसा खाए हैं और मेरा बच्चे को मार दिया है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया गया। फर्जी है फर्जी, और ये पैसा देके कुछ पैसा का लड़का को मार डाला है। इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव है और चुनाव से पहले एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। उनका एनकाउंटर कर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चियों को न्याय मिला है। ये दिखा रहा है कि अपने बचाव करने के लिए, बेटियों को न्याय ना देने के लिए ये जो काम किया है, पाप किया है, कृत्य किया है, वो शर्मनाक है। जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ताल ठोक कर कह रही है कि अगर एनकाउंटर फर्जी भी है तो इसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूं कि अगर ये फेक भी है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी नेताओं को खड़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के साथ, हमारी लाडली बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हमने उसकी आंखें फोड़ दी। महाराष्ट्र के बाद चलिए उत्तर प्रदेश, जहां जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लगाए थे। दरअसल यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी का सोमवार को एनकाउंटर कर दिया। यह आरोपी ठाकुर जाति का है, लेकिन इसी मामले में पुलिस ने पहले मंगेश यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर किया था और इसी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर गोली चली और ठाकुर जाति के आरोपी के एनकाउंटर के बाद भी समाजवादी पार्टी यही बात दोहरा रही। तस्वीरें 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप की हैं, जहां दुकानदार और ग्राहक
बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। दोपहर 12:47 का वक्त हो रहा था कि तभी धड़धड़ाते हुए 5 अपराधी एक एक करके दुकान के भीतर घुसते हैं। इन अपराधियों के हाथ में हथियार होता है और इसकी नोक पर ही दुकान में लूटपाट शुरू की जाती है। तीन अपराधी दुकान में मौजूद लोगों को डरा धमका कर रखते हैं, जबकि 2 थैले के अंदर दुकान का सारा सामान लूट कर भर रहे होते हैं। इस लूट में 5 आरोपी शामिल बताए गए थे, जिनमें अंकित, अरबाज, अनुज प्रताप सिंह, फुरकान और मंगेश यादव का नाम था। सबसे पहले यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर को जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद इसी मामले में एक आरोपी अजय यादव के पैर में गोली मार दी थी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इसी के बाद से यूपी की राजनीति में एनकाउंटर पर सियासत होने लगी और बयानों का युद्ध छिड़ गया। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहरावे कि पुलिस गोली चलावे। जब वो उधर से चला रहा तो इधर से गोली चली, तब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। और अब मंगेश यादव के एनकाउंटर के ठीक 18 दिन बाद सुल्तानपुर डकैती के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने की खबर आई। यूपी के उन्नाव में सोमवार सुबह पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को घेर दिया था। पुलिस के मुताबिक अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी तो एसटीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर पर गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारा कोई आरोप नहीं है। प्रशासन की जो इच्छा थी, प्रशासन ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, बस हमें कुछ कहना नहीं। हमारे लड़के के ऊपर सिर्फ 1 मुकदमा था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि 40 मुकदमे वाले जेल के अंदर हैं, उन पे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, अब तो जातिवाद भी खत्म हो गया। मतलब अब तो सरकार को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। अनुज प्रताप सिंह का परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने निर्दोष की जान ली है। इन्होंने एनकाउंटर किया, उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। लेकिन यूपी पुलिस का बयान सुनिए, जो बता रही है कि अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर लूटपाट का आरोपी था और उसे पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। जिस दुकान में लूटपाट हुई उसके मालिक भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की शासन की कार्रवाई हो रही है, उससे हमें लगता है कि हमारा माल सब मिल जाएगा और इसी उम्मीद इच्छा में हम हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनकाउंटर नीति का योगी सरकार को उपचुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 लड़ेंगे, 10 की 10 हराएंगे। इनकी जो ठोकी नीति है, ठोको नीति जनता इस बार चालू कर देगी। इस बार जनता खुद ठोकने जा रही है। अभी इन्होंने लोकसभा में जनता ने ठोका है, अब देखिए विधानसभा में भी ठोकेगी, उपचुनाव में भी इनकी ठोको नीति का जवाब जनता वोट ठोक कर दे देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि मुठभेड़ में मारे जाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ताजा मामला यूपी के गाजीपुर का है, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश और शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू को एनकाउंटर में मार गिराया गया। कि 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ के जवानों की बहुत ही नृशंस तरीके से कुछ शराब तस्करों ने जवानों के द्वारा रोके जाने पर मार पीट कर गाड़ी से फेंक दिया गया था, जिससे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस का जो मुख्य अभियुक्त, जो कि हमारा 1 लाख का इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, वो दिलदार नगर दमनिया बॉर्डर पे आज ट्रेन में शराब लोड करने वाला था। तो वहाँ पर जब टीमें पहुँची उस जानकारी के आधार पर, तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर, तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी।
यूपी में लगातार बढ़ते एनकाउंटर के पीछे विपक्ष उपचुनाव को वजह बता रहा है। डर का माहौल पैदा कर रखा है, हर व्यक्ति डरा है, घबराया है कि पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि कब क्या किसके साथ हो जाए। चुनाव लड़ने के लिए इनकाउंटर आप नहीं करा सकते, आपकी इमेज खराब हो गई है, उसे बैलेंस करने के लिए आप इनकाउंटर नहीं करा सकते। अब लगातार दबाव है पुलिस पे। अब सवाल ये है कि योगी सरकार के राज में यूपी में क्या वाकई एनकाउंटर बढ़े हैं? हमने आंकड़े खंगाले तो पता चला कि योगी सरकार 1 में यानी 2017 से 2022 के बीच 5 साल में 158 एनकाउंटर हुए, यानी औसतन 2 महीने में 5। जबकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी मार्च 2022 से सितंबर 2024 करीब 2.5 साल के भीतर 49 एनकाउंटर हुए हैं, यानी औसतन 2 महीने में 3 एनकाउंटर। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उनमें 67 मुस्लिम हैं, 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर हैं, 16 यादव हैं और जबकि 14 दलित हैं। हालांकि यूपी सरकार का स्टैंड साफ है कि जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं किया जाता।